मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी। मेरा परिवार 4 लोगों का छोटा परिवार था। दरअसल मेरी बुआ हमेशा से हम सबके साथ ही रही थी। मेरी बुआ और मेरी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही अंतर था। दादी बाबा के देहांत के बाद मेरी बुआ की सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर ही आ गई थी और इसीलिए वह शुरू से हमारे साथ ही रह रही थीं। इसीलिए वह मेरी बुआ कम और बड़ी बहन के जैसी ज़्यादा थी। हमारे बीच बिल्कुल सहेलियों की तरह ही बातचीत होती थी। मेरी बुआ बबीता की शादी के वक्त मैं सिर्फ 17 साल की थी। मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मुझे उनसे शुरू से ही बहुत लगाव था। इसीलिए उनकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। मेरे फूफा जी ने मेरी बुआ की विदाई के समय मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से मुझे समझाते हुए कहने लगे, रिया, रोने की क्या बात है। तुम्हारा जब भी दिल करे तब तुम हमारे घर चली आना। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि बुआ तो शादी करके दूसरे शहर चली जाएंगी। तो फूफा जी कहने लगे कि तो क्या हुआ, तुम जब चाहो तब आ जाना, और जब भी तुम अपनी बुआ के पास आओगी तो मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। बुआ तो विदा होकर चली गई थीं, लेकिन मेरे दिल में अब ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बुआ के घर जाऊंगी और खूब घूमूंगी, मज़े करूंगी। धीरे धीरे बुआ की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उनके शहर एक बार भी नहीं जा सकी। और इधर बुआ ने भी पूरे 1 साल के बाद हमारे घर का चक्कर लगाया था और अमित फूफा जी भी उनके साथ ही आए थे। मेरे फूफा जी बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले इंसान थे। जितने दिन वह हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। बुआ 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर वापस अपने ससुराल लौट गईं। 3 महीने के बाद फिर एक दिन बुआ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई हैं। और ये खबर सुनकर तो मैं, मम्मी और पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी। लेकिन बुआ खुश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी थीं और वह मम्मी से कहने लगी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। ये सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। बुआ कहने लगी कि काश मेरी सास जिंदा होती तो मुझे ऐसी परेशानी ना होती। ऐसे वक्त में किसी महिला का साथ होना बहुत ज़रूरी लगता है। मेरे साथ साथ मेरी बुआ भी मेरी मम्मी की लाडली रही हैं। उनकी बात सुनकर मम्मी ने बुआ से हमारे घर ही आकर रहने को कहा, लेकिन वह कहने लगी कि अमित फूफा जी उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं और डॉक्टर ने भी उन्हें ऐसी हालत में लंबा सफ़र करने को मना किया है। और अगर बुआ आ भी जाती हैं तो अमित फूफा जी और उनके पापा को खाने पीने की बहुत परेशानी हो जाएगी। वैसे भी कोई 1-2 महीने की बात तो है नहीं, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। बुआ की बात सुनकर मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं रिया को ही तुम्हारे पास भेज देती हूँ। रिया के वहाँ पहुँच जाने से तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर बुआ बहुत खुश हो गईं और कहने लगी, आप रिया को अकेले ना भेजना, मैं अमित को कह दूंगी तो वह उसे लेने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। इधर मैं खुद कब से इस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे बुआ के घर जाने को मिले, और इसीलिए न जाने कितनी बार भगवान से मैं दुआ मांग चुकी थी। मैंने फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। दीदी बनने की खुशी तो मुझे अलग ही हो रही थी। 3 दिन के बाद ही फूफा जी मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी बुआ के पास दूसरे शहर में पहुंच गई थी।
बुआ के ससुराल में सिर्फ ससुर जी और फूफा जी ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी, कोई झंझट नहीं थी। बुआ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थीं। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद का सारा खाना बना रखा था। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। बुआ के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। वह बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर वह बहुत ही अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, इसीलिए बुआ मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे से बाहर ले आईं और कहने लगी कि दरअसल उनके ससुर बहुत सालों से इसी तरह से बीमार हैं और उम्र भी हो गई है, इसीलिए अक्सर वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। लेकिन मुझे आगे से उनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है कि बुआ की शादी में भी उनके ससुर नहीं आए हुए थे। अमित फूफा जी का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने बुआ से करवाया था। मेरी उनके ससुर से ये पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे बुआ के घर आए हुए अब 4 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और बुआ की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह बिस्तर पर ही लेटी रहती थीं। सारा घर मैंने खुद ही संभाल लिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर फ्रेश होकर सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीने से तरबतर हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझे वहाँ पर देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बुआ ही होंगी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर मुझे कोई साया सा नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई है जो छुप कर मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। बुआ के कमरे में पहुंची तो देखा कि बुआ और फूफा आराम से लेटे हुए थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे वहां देख फूफा जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि रिया, अंदर आ जाओ, यूं दरवाजे पर क्यों रुक गई हो। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने यूं ही बातें बना दी कि मैं बुआ को दूध के लिए पूछने के लिए आई थी। बुआ कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं अमित से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र बुआ के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे और मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम दिखने में बहुत अच्छी हो और मासूम हो, इसलिए अपना ख्याल रखा करो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। मैं सोचने लगी कि बुआ ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से निकलते ही नहीं हैं, तो फिर वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि रोशनदान पर जो भी था वह मेरा वहम था या हकीकत। कोई तो था जो मुझे देख रहा था। कहीं वह बुआ के ससुर तो नहीं थे। इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात जागती आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह फूफा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, रिया, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा। तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही उन्होंने मेरे करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके अंदाज पर मैं चौंक गई थी। बुआ भी उस वक्त मेरे पीछे ही खड़ी थीं। वो कहने लगी, अमित तुमसे बहुत प्यार करते हैं,
इसलिए तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बुआ की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं फूफा जी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई तो अमित फूफा जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने बुआ से भी कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात अचानक ही लाइट चली गई। तभी मेरे कमरे में किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई। मुझे इस तरह की किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से पीछे हुआ तो मैं भागकर अपने कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं अंदाजे से दीवार के सहारे बुआ के कमरे में पहुँची। वहाँ जाकर मैंने बुआ को आवाज़ दी तो वह कहने लगी, रिया तुम परेशान ना हो, अमित अभी अभी लाइट देखने के लिए ही गए हुए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, अमित जल्दी ठीक कर देंगे। बुआ ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला दी थी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैंने बुआ के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई। बुआ मुझसे कहने लगी कि तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से इतना घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी। बुआ की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बोली कि अमित तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं हैं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि बुआ को किस तरह से मैं अपनी बात का यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में सच में कोई मौजूद था। लेकिन वह कौन हो सकता था, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर वह फूफा जी बुआ के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला वो साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, इस सब से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर बुआ के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके फूफा जी कमरे में आए तो मुझे देखकर बुआ से कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रिया अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम उसके पास चली जाओ। बुआ फूफा जी से कहने लगी, अंधेरा बहुत था, अगर मैं गिर जाती तो, और मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी ज़्यादा डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं बुआ को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने बुआ को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं वापस चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अब किसी न किसी बहाने से अपने घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, ये मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह से अब यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन फूफा जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त अपने ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त बुआ दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थीं और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। अमित फूफा जी किचन में कब आए मुझे पता ही नहीं चला और उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मुझे उनसे इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर उनकी कैद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। डर के कारण मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मगर फूफा जी ने तो अपना दायरा और भी मजबूत कर लिया और कहने लगे कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता। मैं मुश्किल से उनकी गिरफ्त से निकली और किचन से बाहर भागने लगी तो फूफा जी कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। फूफा जी के इन शब्दों से तो मेरी सांसें ही रुक गई थीं।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए फूफा जी की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मैं बस वो सब तरह की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही फूफा जी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने फूफा जी का जो रूप आज देखा था, उससे पहले कभी भी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें अपने भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी ही इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। अमित फूफा जी बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसीलिए वो वापस चले गए और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब बुआ अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मेरी ऐसी दशा देख वो परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ रिया, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने बुआ से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं फूफा जी के बारे में इतनी बड़ी बात उन्हें बता देती। इसीलिए बहाना बनाते हुए मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बुआ ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, पागल, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही मैं अमित के साथ तुम्हें वापस घर भेज देती हूँ। फूफा जी के साथ एक शहर से दूसरे शहर के सफ़र का सोचकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैंने तुरंत ही बुआ से कहा, नहीं फूफा जी को आप परेशान मत करो, पापा मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, मैं पापा के साथ ही चली जाऊंगी। बुआ ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी भैया से मुलाकात कर लूँगी। बुआ की बात सुनकर मैं खुश हो गई और वो जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गईं, तभी उनकी जोरदार चीखने की आवाज़ आई। मैं फौरन बुआ के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वह बिस्तर के पास गिरी हुई थीं और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थीं। मैंने बुआ को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने बुआ से कहा कि चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, रिया, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती हूँ। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मुझे संभाल लिया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। बुआ की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने वहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला किया और बुआ से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर बुआ को बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फूफा जी भी शाम तक वापस आ गए थे। बुआ ने उन्हें बताया कि गिर जाने की वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर अमित फूफा जी भी परेशान हो गए। फिर वो मुझसे कहने लगे कि जाओ बबीता के लिए केसर वाला दूध बनाकर ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध बना रही थी कि एक बार फिर अमित फूफा जी किचन में आ गए और मेरे साथ वो सब करने लगे जिससे किसी भी लड़की की हालत खराब हो जाए। मैंने अमित को धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी भतीजी के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फूफा जी के ऊपर मेरी किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह एक बार फिर से मेरे साथ उस सब को अंजाम देने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज़ सुनकर बुआ किचन में आ गईं। उस समय मैं इस कदर घबराई हुई थी कि बुआ की तबीयत का मैंने नहीं सोचा और मैंने फूफा जी का सारा सच उन्हें साफ साफ बता दिया। बुआ ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र फूफा जी पर और उनसे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो
जो एक 18 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। इसने पिछले 1 हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। बुआ की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से बुआ से पूछा कि आप ये क्या कह रही हैं। बुआ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गईं। मैं हैरानी से बुआ को देख रही थी। वो मेरे बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, देखो रिया, मेरी बात गौर से सुनो। मैं अमित का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ हमें तुमसे चाहिए वो सब तुम्हें करना ही होगा। उनकी ये बात सुनकर मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने बुआ से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है। वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी भतीजी पर नज़र जमाए बैठा है। वो आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा। मेरी बात सुनकर बुआ कहने लगी, तुम्हें अमित के साथ वह सब कुछ करना ही होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। बुआ की बात सुनकर मैंने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आप पेट से हैं और फूफा जी पिता बनने वाले हैं। बुआ ने कहा, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। यही बात पता चलने पर तो तुम्हें यहाँ बुलाया था, ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और अमित को एक बच्चा दे सको। अमित किसी और का बच्चा गोद लेना नहीं चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता और कोई नहीं था, क्योंकि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी भतीजी तो हो नहीं। मैं अमित से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और अमित की ज़िंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक फूफा जी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बुआ भी इस गंदे खेल में उनकी बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बुआ ने मेरी ज़िंदगी खुद दांव पर लगा दी थी। मैंने अपनी बुआ के आगे हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बुआ ने मेरी एक ना मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बुआ ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो अमित मेरे साथ वो सब करेंगे और उसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने चरित्र की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बुआ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मैं अपनी बुआ की सगी भतीजी नहीं हूँ। मुझे मेरे पिता ने गोद लिया था, लेकिन मैंने हमेशा ही सबको अपना सगा ही माना था। अपनी बुआ को भी सगा ही समझा था। कभी ये फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा, ये मेरे ख्याल में भी नहीं था। मेरी बुआ ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बुआ के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बुआ से छुड़वाया। उन्होंने मेरी बुआ और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फ़ोन कर देंगे। फूफा जी तो गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीज़ी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटे और मेरी खातिर वो अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। वो कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बुआ के खिलाफ कुछ भी तुमसे कहता तो शायद तुम कभी भी मुझ पर यकीन ना करती। अब जबकि तुम सब कुछ जान चुकी हो कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके हैं,
शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है। इसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने अमित के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर बुआ से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पापा को भी इस बात पर अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने तो कभी भी अपनी बेटी और अपनी बहन में कोई फ़र्क नहीं किया। इसीलिए बुआ ने उनके प्यार का ये सिला दिया है। और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई, जो अमित जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। मेरी बुआ के साथ हमारा अब कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई कि मेरी माँ ने मुझे बुआ के घर अकेले भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर इंसान पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बुआ ने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे, किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना मतलब निकालना ही उनका पहला मकसद होता है। उन्हें अपने स्वार्थ के आगे सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।